नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सियासी चाल भूचाल का ये हमारा जो कार्यक्रम है ये राजनीति को समर्पित है। किस तरह की राजनीति देश में चल रही है, प्रांतों में क्या कुछ चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां किस तरह की राजनीति कर रही हैं, इन सब मुद्दों को लेकर ये प्रोग्राम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले, लगभग 6 दशक का सक्रिय अनुभव और पूर्व मंत्री रहे चंद्राजीत सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में होते हैं। और उनसे हम जानते हैं उनके अनुभवों के आधार पर कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति में लगी हुई हैं, किस तरह का माहौल है और किस तरह की नारेबाजी है, यही सब समझने के लिए ये प्रोग्राम आपके समक्ष हम लेकर आते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे गेस्ट चंद्राजीत सिंह भी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे सबसे पहले जानना ही चाहेंगे कि इस वक्त देश की संसद में हंगामा चल रहा है। पक्ष जो है वो राहुल गांधी से उनके विदेश की धरती पर दिए हुए बयान के लिए माफी के लिए अड़ा हुआ है, और जो विपक्ष है वो अडानी मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग पर अड़ा हुआ है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। और विपक्ष ने जहां जेपीसी की मांग की अडानी मामले में, वहां अब ये राहुल गांधी का मुद्दा भी उठ गया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर सबसे पहले और फिर अडानी को लेकर? सुभाष जी, राहुल गांधी ने विदेश के अंदर कोई गलत काम कर या भाषा बोल दी, राष्ट्र हित का ध्यान नहीं रखा, राष्ट्र स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखा, राष्ट्र गौरव का ध्यान नहीं रखा, देशभक्ति का ध्यान नहीं रखा, देश के नेतृत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाने की जगह घटाने का काम किया, ऐसा व्यक्तित्व देकर राहुल गांधी ने बहुत बड़ी भूल की। लेकिन भूल तो होती है, पर ईश्वर ने कहा है कि अगर कोई गलती हो और उसे मान लिया जाए और पश्चाताप कर लिया जाए तो गलती समाप्त हो जाती है। यह तो संसद सही कह रही है। राहुल गांधी ने विदेश के अंदर जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बात की, राष्ट्रीय सम्मान को गिराने की बात की, उसको लेकर राहुल गांधी अगर क्षमा मांग लेते हैं तो उसको पश्चाताप माना जाएगा और उन्हें वहां पर किए गए राजनीतिक और नैतिक इनडायरेक्ट अपराध की संज्ञा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन कोई आदमी अपराध भी करे और मांगे नहीं गलती, अपराध भी करे प्रायश्चित करे नहीं, तो ये तो और दुखद होगा। मैं समझता हूं पार्लियामेंट में राहुल गांधी द्वारा क्षमा मांगने की बात राहुल गांधी को पश्चाताप देने का एक अवसर देने के समान है। राहुल गांधी को इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई अब जबान है, कभी फिसल भी जाती है, कुछ कह भी देता हूं, पर मेरी भावना शुद्ध है, इतना कह करके ये कहते कि नहीं अब जो भी हुआ हुआ, इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। मैं भी ये देशभक्त हूं, राष्ट्रभक्त हूं, राष्ट्र का स्वाभिमान समझता हूं, नेतृत्व की इज्जत जानता हूं, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जानता हूं, राज्य के विकास को जानता हूं। हर जगह भारत उन्नति कर रहा है। मैंने कह दिया तो कह दिया, गलत कह दिया तो मैं अब इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इतना वर्ष कहने से पार्लियामेंट के अंदर यह मुद्दा समाप्त हो जाता। और कौन से वोट घट रहे थे और नहीं करने से कौन से वोट बढ़ रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए। क्षमा तो वीरों का भूषण है, क्षमा मांगना वीरों का आभूषण है। आप समय ही नहीं मांगना चाहते और अपनी बात पर अड़े हुए हो, यानी यू आर रिपीटिंग व्हाट यू हैव डन इन ब्रिटेन, व्हाट यू हैव डन आउटसाइड इंडिया। ये अच्छा नहीं है। राहुल जी आपके सलाहकार आपको सलाह देने में सक्षम नहीं है। अगर आज अहमद पटेल जिंदा होता तो निश्चित कहता, क्या फर्क पड़ता है राहुल जी, अगर आप इस देश की प्रतिष्ठा के लिए अपने द्वारा किए गए वक्तव्य को न उचित समझते हुए अगर मानते हैं लोग, और पार्लियामेंट कहती है, जनता कहती है, और पार्टियां कहती है, देश का नागरिक कहता है, देश की जनता कहती है, तो आप सॉरी बोल दीजिए। एक सॉरी से सारी वरी खत्म हो जाती। इसलिए हमारे तो, हम तो जैन है, हमारे यहाँ तो कहा हुआ है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। राहुल जी आपको क्षमा मांगकर इस एक पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। ये हमारी आपको राय है, सुझाव है, माने न माने आपकी मर्जी। राइट। तो देश में जिस तरह का माहौल है और हमारे यहाँ जिस तरह की मीडिया की भी बात कर सकते हैं हम, और जन जो चर्चाएं हैं उनकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में तो मीडिया हो चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो, आते समाज से ही हैं। और समाज में जिस तरह की चकलस चलती है, चौपाल चलती है, उसमें ज़्यादातर ये बयानों की बात भारत में चलती है। और
किसने क्या कह दिया है, किसने क्या हंगामा कर दिया है, इसको लेकर ज्यादा जो है ना हमारा एक परिप्रेक्ष्य चलता रहता है, हमारा एक विमर्श चलता रहता है। इसमें जो काम के मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं, और संसद का इतना भारी भरकम खर्च और संसद की इतनी जिसको कहते हैं लोगों की अपेक्षाएं हैं, जन अपेक्षाएं होती हैं संसद से, और ये लगभग यूं समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है। सरकार का एक 5 साल पूरा लगभग हो जाएगा अगले साल। ऐसे में जो होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि जो काम के मुद्दे हैं, जिससे कि देश की तरक्की हो, देश के विकास में कोई बात हो, देश के जो सपने हैं उनको लेकर। हमारे ही पड़ोस में चाइना किस तरह से देखिए आपकी पिछले 4-5 दशक में एक महाशक्ति बन गया है, और अमेरिका भी उससे अब टकराने की स्थिति में नहीं रह गया है। ऐसे में भारत को, जो इतना बड़ा देश है, लगभग दोनों की, चाइना की और भारत की पॉपुलेशन एक सी हो गई है। 140 करोड़ वहां है, 140 करोड़ यहां है। इस तरह के देश को क्या ये अफोर्ड करने की स्थिति में हम हैं कि इस तरह के चकल्लस में ही लगे रहेंगे और काम के मुद्दे हमारे बिल्कुल जाते हैं? ये तो समय का दुरुपयोग है। एक मामूली बात को लेकर के इतना तूल देना, एक गलती माफी मांग लो, माफी मांगने में क्या बुराई है? अगर देश का स्वाभिमान आपकी समय यातना से बढ़ता है तो और आपको क्या चाहिए? आप देखा चाइना शक्ति बना है, क्या आप भूल गए कि भारत भी महाशक्ति के समकक्ष हो गया है? जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, हमारी सेनाओं की रगों में नए रक्त का संचार हो गया है। हमारी स्वाभिमान ठूस ठूस कर बढ़ गया है। हमारी जनता अब मूसों पर ताल देने लायक हो गई है। इसलिए सुभाष जी, चाइना कुछ भी कर ले, अमेरिका हो या न हो, रूस हो या न हो, भारत सदैव शक्तिशाली रहेगा, भारत सदैव स्वाभिमानी रहेगा। कम से कम ये बात तो राहुल गांधी को विदेश में छाती ठोक कर कहनी चाहिए थी, मगर अपने को दूसरों से तुलना करने के अपेक्षा कर युद्ध के अंदर राहुल गांधी विदेश में जाकर बाजी हार गए, तो देश के स्वाभिमान के सिवाय नहीं बन सके। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। राइट, तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि विपक्ष के पास में वाकई कोई मुद्दा ही नहीं बचा हो, और अडानी जैसे मुद्दे पर एक बात, अडानी एक बात बताओ, अरे वो एक उद्योगपति आगे बढ़ता है, वो मिलियनर से ट्रिलियनर बनता है, तो खा के जाएगा पैसे, लेके जाएगा क्या पैसे? एक बार ह्यूगने ब्लैक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोल रहे थे, उन दिनों हजारे का कांड चला था, उन्होंने हंसते हुए एक बात कही थी, अरे भाई मान लिया कुछ भी हुआ हो, सही हुआ हो गलत हुआ हो, जो उद्योग यहां लगे हैं वो हम तो विदेश में ले जा नहीं सकते, रहेंगे तो भारत में ही। अडानी का जो विकास हुआ है आखिर वो किसके काम आएगा? अडानी के परिवार के काम आएगा? कितनी रोटी खा लेगा वो, कितना मक्खन चाट लेगा? वो आएगा इसी देश के काम। अगर कोई देश का उद्योगपति आगे बढ़ता है, उसकी पीठ थपथपाकर उसे प्रोत्साहित करना हर सरकार नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर ऐसा, आप एक बात बताओ, अगर मामा साहब ने दौलत इकट्ठी नहीं की होती, दौलत बढ़ाई नहीं होती, संपत्ति बढ़ाई नहीं होती, तो महाराणा प्रताप जी क्या काम आते हो? इसलिए मैं अडानी मामले के अंदर विपक्ष के रवैये को बिल्कुल निराशाजनक और गलत मानता हूं। अल्टीमेट क्या है? मान लीजिए उन्होंने सत्ता का उपयोग किया, किसी का समर्थन लिया, वो समर्थन तो प्रणब मुखर्जी और इंदिरा गांधी के समय अंबानी को ही मिला था। अब अभी यहाँ का एक कांग्रेस का नेता क्या बकवास कर गया है कि मोदी को मारो, ये दोनों मर जाएंगे। अरे दोनों का मरना नहीं गलत। ये जो मुद्दा है इसके ऊपर आएंगे एक बार हम। ये जो आपने बात कही है कि देश में इस तरह का एक माहौल तो जरूर खड़ा कर दिया गया है, यहाँ धनवान होने को एक गाली समझा जा रहा है इस वक्त, और पैसा कमाने को लेकर एक बुरी चीज समझी जा रही है। ये एक बड़ा गलत ट्रेंड जा रहा है। लेकिन अभी आपने जो इशारा किया, ठीक है, अडानी मामले में यदि जेपीसी की डिमांड विपक्ष कर रहा है और ये लगता है कि वाकई ऐसा कोई घपला हो गया है, तो इसमें सरकार को भी संसद के सामने ये कहना चाहिए कि घपला क्या है ये तो समझाइए, किसका पैसा डूबा है, कौन इन्वेस्टर एफआईआर दर्ज कराने गया है, ये थोड़ा प्रकाश तो डालिए साहब। आप सुभाष जी, आप हर तरह के हर विषय के जानकार हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये वातावरण बना कि उद्योगपति बनना अपराध है, तो कौन उद्योगपति बनना चाहेगा? अगर ये अपराध बन गया कि उद्योगों को विस्तार होना गलत है, कौन विस्तार करेगा? अरे उद्योगपति नहीं आएंगे, अगर अडानी नहीं बनेंगे, अंबानी नहीं बनेंगे, मैं तो चाहता हूं देश के अंदर 100 ऐसे अडानी अंबानी बन जाते तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनते। आखिर टाटा ने तो देश का विकास किया, बिरला ने देश का विकास किया, बजाज ने देश का विकास किया, बांगड़ ने देश का विकास किया, लोहिया ने देश का विकास किया, किसने नहीं किया? इन लोगों को
किसी प्रकार प्रताड़ित करने का प्रयास, उद्योगों के विकास पर ब्रेक लगाने का प्रयास है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अब संसद में लोग कहते हैं कमेटी क्या कहेगी, ज्यादा कमेटी कहेगी कि भाई इनकी ये गलत काम थे। अगर आपको कहता है, जानकारी है, पार्लियामेंट में रखिए, और मान लीजिए कुछ उद्योग ऐसे बने, उन्हें वापस रोक दीजिए, उनसे वसूली कर लीजिए, अगर अपराध किया तो सजा दे दीजिए, पर अपराध इन उद्योगों का विस्तार मत रोको, इनकी अवहेलना मत करो, इनकी प्रशंसा मत रोको, इनको प्रमोट करना मत रोको, इनको सुविधा देना मत रोको, इनके लिए कानून बनाना मत रोको। आखिर मनी एवरीथिंग, ये दुनिया आजकल अर्थवादी व्यवस्था की है, केवल शस्त्रवादी व्यवस्था की नहीं है। भारत के पास अगर आज दौलत है, विदेश से खरीदने की ताकत है, कुछ भी करे। देखिए ना, बिना उद्योग के पाकिस्तान का दिवाला निकल गया, वह उद्योग नाम की चीज ही नहीं है, इससे बर्बाद हो गया पाकिस्तान। मैं कहता हूं भारत का उद्योगपति बधाई का पात्र है, जो आज भारत को इस सब बेमौसम में भी मौसम का मजा दे रहा है। इस वक्त जबकि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, भारत के उद्योगों का कोई अवमूल्यन नहीं हो रहा है। भारत के इन उद्योगों के विस्तार की अडानी अंबानी कोई भी हो, वो प्रशंसा के पात्र है। और बिरला टाटा ने 100 बरस का उद्योगीकरण करके इस देश के उद्योग की नींव डाली है। इसलिए मैं कहता हूं, जो आदमी पार्लियामेंट में बैठकर अडानी के विकास से जलत होकर, ईर्षा करते हुए, पक्षपात करते हुए जांच की मांग करता है, उसे कह रहा है सरकार इसकी जांच करे। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर लेगी? वो भी तो जाएगी लोगों के पास ही, सूचनाएं तो प्राप्त करेगी, प्रमाण तो प्राप्त ये भी कर लेंगे, ईडी कर लेगी, सीबीआई कर लेगी, कई संस्थाएं, आरबीआई कर लेगी, कर रहे हैं ना, कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या? फिर पार्लियामेंट का समय खराब करने के लिए, पार्लियामेंट के सांसदों का समय बर्बाद करने के लिए पार्लियामेंट्री सब कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? आप ही बताइए उस्मान जी, इसका कोई नहीं, इसमें एक और बात है जो मुद्दे की बात है। देखिए, हम इसमें आप तो चूंकि पुराने राजनीतिज्ञ हैं, संसद में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इन मामलों के एक्सपर्ट हैं? हमारी संसद का हाल हमें पता है। इस तरह के जो घपले घोटाले हैं, इसमें कौन से ऐसे सांसद हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं इस मामले की जांच करने के लिए, जो जेपीसी बनाई जाएगी? अरे भैया, आप कैसी बात, कई सांसद करने में भी एक्सपर्ट है, तो जांच पर तो एक्सपर्ट नहीं। सब क्या दूध के धुले हैं? दूध के धुले हैं? क्या सारी सरकारें ईमानदार है? क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में लूट नहीं हो रही है? जो लोग इसकी जांच के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनमें से कई लोग तो स्वयं इस कर्म के एक्सपर्ट हैं, इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहूंगा सवाल की, अडानी की एक इंक्वायरी क्यों करते हो? सारे उद्योगों की कर लो और कह दो 1 साल के लिए सारे उद्योग ताला लगा लें, फिर देखो इसका हाल का क्या होता है। अरे अर्थव्यवस्था बिगड़ने से हरेस करने की बात है। एक व्यक्ति जो हमारे में से ही है, हमारा ही आदमी है, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी, तो हमारे ही लोग हैं। और यदि मान लीजिए कि जेपीसी बनी भी है, आज तक कई जेपीसी बन चुकी हैं और कई आयोग बन चुके हैं, कई कमेटी बनी हुई है संसद की, कौन सी रिपोर्ट से किसका भला हो गया है? अब पैसा खर्च करने में मास्टर हैं आप। सच्चर कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। हाँ, ये आयोग और इन आयोगों का तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि शाह आयोग बनाया था ना इंदिरा गांधी के खिलाफ। हाँ? क्या कर लिया था? तो बड़े बड़े भारी दुर्गत थे ना बीजेपी के अंदर, उनका राज था ना, क्या कर लिया था? कुछ नहीं होता आयोगों से। असलियत तो यह है कि सरकार के कानून ऐसे बने कि उद्योगों में अनड्यू एडवांटेज भी उठा ना पाए। ऐसी नीतियां बने जो जनहित की नीतियां हो, केवल उद्योगों की नीतियां नहीं हो। उद्योग तो जनहितियों के प्रोडक्ट मात्र है। उद्योग का प्रोडक्ट जनहित की नीति नहीं है, जनहित की नीति का प्रोडक्ट उद्योग है। इसलिए मैं इस बेहुदा बात पर विषय करने के अंदर मैं चाहता हूं कि संसद के लोगों, आप सोचो, आप क्या करने जा रहे हो? क्या सब कमेटी कर लेगी? घर क्या निकाले, कुछ वसूली करो, अभी कर लो, कौन रोक रहा है? इसलिए मैं इस बात में संसद का समय खराब करना, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी आप देखे जरा, इन्वेस्टिगेटिंग, सुभाष जी, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को धूल में मिलाने का काम ये उचित नहीं है। ठीक बात है। अभी आप देखे जरा, अमेरिका में 2 बड़े बैंक धराशायी हो गए हैं और कोई हो हल्ला नहीं है। मीडिया में खबर आ गई, सरकार ने अपना जो काम करना था वो कर दिया, कोई जनता में लेना देना नहीं है, कोई पार्लियामेंट में वहां की सीनेट में कोई मामला नहीं उठा है। नंबर 1। नंबर 2, क्या वहां पर इन्वेस्टर्स के जो पैसे उसमें बैंक में नहीं थे? अडानी के मामले में तो अभी तक ये साफ भी नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट के पैसे डूबे हैं या कोई पब्लिक के पैसे डूबे हैं, लेकिन वहां तो बाकायदा बैंक में तो सारा इन्वेस्टमेंट ही था। लेकिन इसके बावजूद कोई हमारी तरह का हौला नहीं है और किसी एक व्यक्ति को जो पैसे कमाकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देना चाहता है, जब सरकारों का एक नारा है पिछले कई दशक से
नरसिम्हा राव की सरकार के बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। उद्योगपतियों को साथ लाकर समाज का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि समाज का विकास करने में सरकारें विफल रही हैं। 75 साल में हमारी सरकारें विफल रही हैं इस मामले में, सरकार को और सबको पता है। और हमारे जो उद्योगपति हैं उनको लेकर हर सरकार आती है, इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े समिट कराती है, करोड़ों रुपया खर्च करती है, और फिर उन्हीं उद्योगपतियों को हम गाली बकरा चाहते हैं। ये किस तरह का विरोधाभासी बात है, हमारा किस तरह का जहन है, और हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। ना तो हम पूंजीवाद में हैं, ना हम समाजवाद में हैं, ना हम कम्युनिस्ट हैं। और हमारा सोच का एक और जो मजाक जिसको कह सकते हो आप, अमेरिका जैसा देश है वो जानता है कि उसे क्या करना है। भारत के लोग चांद पर भी जाना चाहते हैं, सड़कें भी हेमा मालिनी के गालों की तरह से चाहते हैं। और सुभाष जी, बात असल में ये है, मैं बता रहा हूं, ये आरोप और प्रत्यारोप जो हमारे यहां लग रहे हैं, इनका सीधा संबंध वोट बैंक से है। किसको बदनाम करो हमारे वोट बढ़ जाएंगे, किसी को सुबनाम करो हमारे वोट बढ़ जाएंगे, किसी को बदनाम करो वोट घट जाएंगे। अरे इस मुद्दे को भी आम जनता को इन्वॉल्व करके इसको आपने वोट बैंक का मुद्दा बना दिया। अडानी बदनाम होगा, मोदी की बदनामी हो जाएगी। अडानी सुबनाम होगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। क्यों? वो बीजेपी का कोई पदाधिकारी है क्या? ये जो भावना है, इस प्रचार के पीछे असलियत लाने की नहीं है, वोट बैंक को प्रभावित करने की बात है। पार्लियामेंट सब कमेटी आएंगे तो प्रश्न होंगे, किसी पार्टी का विरोध होगा तो जनता में वोट कटेंगे, किसी पार्टी की सफलता होगी तो जनता में वोट बढ़ेंगे। आगे इसका मतलब हर चीज का वोट बैंक है क्या? कोई जरूरत नहीं मानता मैं। इन मामलों की जांच भी हो, कमेटी भी हो, तो प्रचार क्यों? इतना मीडिया की टाइम पहले क्यों? इसका कोई कारण नहीं है। अडानी ने गलत किया, सजा दो, प्रचार करने की क्या जरूरत है? प्रचार तो करोगे और सजा भी दोगे और प्रचार करके उसका राजनीतिक लाभ उठाओगे तो इसकी पवित्रता, प्रचार की पवित्रता खत्म हो जाएगी। और मीडिया अन्य इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देता है। क्या बात है, छोटी सी बात है, 4 लाइन की न्यूज आने चाहिए, आधा आधा पेज भर जाते हैं। कभी अडवाणी शिकार बनता है, कभी अंबानी शिकार बनता है, कभी कोई बनता है, कभी जेपीसी आ जाती है, कभी करो जो सरकारी कानून है सब करो, मगर उसको राजनीति से कनेक्ट मत करो, जनता से कनेक्ट मत करो, जनता की भावना से कनेक्ट मत करो। जनता की भावना से मतदान होता है, मतदान से कनेक्ट मत करो। ये अनुचित है और ये सर्वदा अनुचित है। तो चुनावी राजनीति आपको इसका पीछे कारण लगती है, और वोट बैंक है असल में जो एक केओस फैलाने का चक्कर है। और केओस, ये जो बयानों से केओस फैलाया जाता है। एक और बयान जिसकी चर्चा आपने छेड़ी दी है तो उसको ले आते हैं। राजस्थान के प्रभारी हैं कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब में डिप्टी सीएम रहे हैं और पंजाब के चुनाव नतीजे सबके सामने हैं। यहाँ पर आजकल वो अपनी आला कमान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा ने जो बयान दिया वो उसी तरह का बयान है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अडानी को हिट करना। और ये जो बयान है ये आप इसको किस तरह से लेंगे? इनका ये कहना है कि मोदी को मारो तो बीजेपी अपने आप मर जाएगी, और बीजेपी मर जाएगी तो अडानी भी मर जाएगा, और फिर हम आ जाएंगे। आप एक बात, न तो अडानी का मरना देश के हित में है, न अंबानी का मरना देश के हित में है, न मोदी के मरने की बात को सोचना भी देश के हित में है। ये सुखविंदर सिंह जी ने कांग्रेस के लिए दुखविंदर का इतिहास पैदा कर दिया। क्या बोल गए? और से कुछ बोलने का, किसके बारे में बोल गए आप? मोदी को मार, मोदी क्या कोई चिड़ी कमेडी है जो मार दो क्या? मोदी इस देश की आत्मा है, मोदी इस देश की भावना है, मोदी इस देश का नेतृत्व है, मोदी इस देश की पवित्रता है, मोदी सनातनता का प्रतीक है, मोदी राष्ट्रवाद का प्रतीक है, मोदी विश्व की ताकत है, मोदी विश्व की राजनीति का सबसे बड़ा रंग रंगीन सप्तरंगीन आकाश से निकलने वाली सफेद टीम की तरह दिखने वाला एक स्पष्ट रंग है। खत्म कर दो। बोल दिया सुखविंदर ने कि मोदी खत्म हो जाएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आप बताइए कि आपके नेता लोग किसके खत्म होने से खत्म होंगे? किसी एक तोते कबूतर की, राक्षस की जान कबूतर में होती है क्या? अंबानी अडानी की जान मोदी में है? शर्म आनी चाहिए इस वाहियात बात के लिए। मैं इसे वक्तव्य नहीं कहता, मैं इसे भाषण नहीं कहता, मैं इसे प्रस्ताव नहीं कहता, मैं इसे हुंकार नहीं कहता, मैं तो इसको नाक की फुफकार कहता हूं। जिस नाक का कुचला देना अत्यंत आवश्यक होता है कि विषैली बात करता है। ये विषैली बात है, ये जहरीली बात है, ये नाइंसाफी की बात है, ये गलत बात है, ये पूरे देश का अपमान है। कोई कानून ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप अडानी अंबानी के दुश्मनों को ये कह रहे हो कि भाइयों इसको मारना है तो मोदी को मार दो? क्या ये प्रस्ताव देना चाहते हो? क्या ये सुझाव देना चाहते हो? क्या ये उनके सलाह देना चाहते हो? ऐसे खतरनाक सलाहकार को भी सजा मिलनी चाहिए। कोई आदमी कुछ भी बोले तो सुनना चाहिए, कुछ भी कहे तो समझना चाहिए, मगर कोई बके और बहके तो नहीं सुनना चाहिए। ऐसे आदमियों को बोलने को बकवास माना जाना चाहिए, ऐसे आदमियों की बात को गंदगी माना जाना चाहिए,
ऐसे आदमियों को कानूनी दायरे में लाना चाहिए, कोई आगे से ऐसी बात न कर सके। आपको एक बात बता दूं, कोई आदमी राष्ट्रीय हित के ऊपर नहीं है। इतना विरोध होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को भेजा था, इंदिरा गांधी ने अटल जी को भेजा था यूएनओ में। वो एक कांग्रेस थी। अब मैं कहता हूं कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी गलत वाचालता नहीं की। जयनारायण व्यास ने नहीं की, हरिदेव जोशी ने नहीं की, द्वारका प्रसाद मिश्रा ने नहीं की, कमलापति त्रिपाठी ने नहीं की, कोई करता ही नहीं है। क्या पता कांग्रेस में ये अवतार कहां से पैदा हो गए, जिस प्रकार की बेहुदा बात करते हैं। इस बेहुदा बात को सुनते वक्त टीवी चैनल को बंद कर देना चाहिए और इस बात का प्रचार करने वाले प्रचार सूत्रों को भी सोच कर बोलना चाहिए। उन्हें प्रचार पर लगाम लगानी चाहिए। केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी वाहियात और गंदे भाषा का प्रयोग जनता की नजर में नहीं लाना चाहिए। ठीक बात है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार राजस्थान में इस वक्त जो एक आंदोलन चल रहा था वीरांगनाओं को लेकर, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद। और अभी खबर यह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली चले गए हैं। ये क्या मुद्दा है? और इसमें भाजपा दो भागों में बंटी हुई सी दिखाई दी। आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंचे और डॉक्टर किरोड़ी मीणा अकेले ही संघर्ष करते रहे। क्या कारण लगता है इसका? स्थानीय भाजपा नेताओं को किरोड़ी मीणा का कद आदम कद की तरह लगता है। उस कद को काटना चाहते हैं। यह इनके इंटरनल फूड, क्योंकि इनके पास कोई नेता किरोड़ी के कद का है ही नहीं। ये सारे लिलीपुटियन है और आंदोलन के मामले में किरोड़ी लिलीपुटियन के ऊपर गुलीवर है। उस गुलीवर को भी काट के लिलीपुट बनाना चाहते हैं। खुद लिलीपुटियन से बढ़कर गुलीवर बनना नहीं चाहते हैं। आज भाजपा का राजस्थान में कोई नेता दमदार नहीं है जो सच्ची बात का आंदोलन करने की औकात रखता हो। तो किरोड़ी के आंदोलन को सफल किया जाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने 25 सांसदों की मीटिंग में कहा था कि जब किरोड़ी लाल आंदोलन करता तो मुझे दुख है कि आप लोग सपोर्ट तो नहीं करते। है कोई कारण? अब ये कहते हैं कि नहीं, हमसे परमिशन लेके आंदोलन करो। ये कैसी बेवकूफी की बात है? कौन लेगा तुमसे परमिशन? तुम क्या आला कमांड हो गया तो तुमसे परमिशन लेके काम करेंगे? किसी आदमी को लगा कि ये मुद्दा संघर्ष के लायक है तो करेगा। आप ये कहने से रुकेगा नहीं, करना ही चाहिए। किरोड़ी ने जो उठाया मुद्दा वो बहुत बेहतरीन मुद्दा है। ये हो सकता है उसकी विवेचना में, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में सरकार कुछ परिवर्तन करे न करे, उसको समझ ले। बात तो इतनी थी कि उनसे बुलाकर बात करनी थी। क्या बुराई थी? बात तो करनी चाहिए थी। भगवान राम ने भी शूर्पणखा को मारने के पहले बहुत समझाया। समझाना तो उनका फर्ज था, नहीं मानी जब कटी ना। इसलिए मैं कहता हूं इस आंदोलन का जो किरोड़ी ने किया था, भाजपा ने समर्थन न करके भाजपा ने अपनी फूट का परिचय दिया है। भाजपा ने अपनी असफलता का परिचय दिया है। राजस्थान का स्थानीय भाजपा नेतृत्व मुझे लगता है बहुत ही हल्के हाथों में है, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, जिनका कोई समर्थन में दम नहीं है। अगर ये सारे भाजपा 1 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते, जिस दिन किरोड़ी की कॉलर में चोट लगी और किरोड़ी आईसीयू में भर्ती हुआ, तो वो घटना भूल गए कि राजा मान सिंह को 1 गोली लगी थी और श्रीचरण माथुर की सरकार को 2 लाख लोगों ने घेर लिया था और हाथों हाथ श्रीचरण का इस्तीफा हो गया था। मगर ये एकता दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि भाजपा में जितने गुट है, हर आदमी कहता मैं तगड़ा हूं, हर आदमी कहता मैं आगे हूं, गजेंद्र कहता मैं लीडर हूं, वैष्णव आजकल मुंह धो रहा है वो भी कहता मैं लीडर हूं, बिरला जी कहते हैं मैं लीडर हूं, सचिन पुनिया कहता मैं लीडर हूं, और ये दिया जी कहती है, शायद मंगल सोचती है मैं भी लीडर हूं, और तुमसा कहती है मेरे बिना कोई लीडर ही नहीं है। इस प्रकार की बजी हुई टूटी और बिखरी बिखरी भाजपा को भाजपा नहीं कह सकते, भाजपा अंश कह सकते हो। यह भाजपा का अंश मात्र है, भाजपा नहीं है। भाजपा तो वो होती थी जो अटल बिहारी ने चलाई थी। भाजपा वो होती तो मुरली मनोहर जोशी ने चलाई थी। भाजपा वो होती है जो आज नरेंद्र मोदी चला रहा है। राजस्थान की भाजपा नहीं है, ये तो भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा भाजपा है। इस टुकड़ा टुकड़ा भाजपा से आंदोलन में तो इसका मतलब ये है कि इसी साल जो चुनाव है उसमें इसका असर तो पड़ सकता है। क्या? यदि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी अंश के हिसाब से उतरती है तो असर तो जबरदस्त पड़ेगा। फिर बुरा असर तो इसलिए नहीं पड़ेगा, मैं आपसे बताऊं, असर तो इसलिए नहीं पड़ेगा कि सामने कोई नहीं है। आप मेरी बात को गौर से समझो, सामने कोई नहीं है। टक्कर जब होती है जब 2 बराबरी के पहलवान होते हैं, और दारा सिंह के सामने तो किंग कॉन्ग की टक्कर होती जो हमने देखी थी। अब तो टक्कर ही नहीं है ना, सामने कोई है ही नहीं। कांग्रेस लापता, कांग्रेस शून्य में, रंधावा की गोद में, कांग्रेस की औकात नहीं, तो भाजपा निश्चिंत है हम चुनाव नहीं भी लड़े
प्रचार में नहीं भी जाएं तो भी हमारी पेटियों में इतने वोट आएंगे क्योंकि आगे कांग्रेस की पेटियों का वजन बहुत छोटा हो जाएगा। ये अहंकार है, ये आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास है। अति आत्मविश्वास से भी ज्यादा अहंकार है। भाजपा का ये अहंकार भाजपा को चुनाव में नजर आएगा। भाजपा क्यों नहीं सोचती है सचिन पायलट को नेतृत्व मिल गया तो 11 जिलों में उनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अभी ये मत मानो कांग्रेस का नेता कौन होगा, कौन लड़ेगा, कैसे वर्तमान नेतृत्व है तो भाजपा को चेहरे मारे किसी की जरूरत नहीं है। फिर तो भाजपा घर बैठे चुनाव जीत जाएगी। रात को नींद की गोलियां लो और सुबह रिजल्ट आए जब जीत का नगाड़ा सुन लो। ये भाजपा का हाल है, इसलिए भाजपा ये बदतमीजी कर रही है। भाजपा को वोट की परवाह ही नहीं है। 51% में भाजपा जीतती है, 75% हो तो किसकी परवाह है? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसलिए जो भी है ये उचित नहीं। भाजपा को पूरा इंटरेस्ट देना चाहिए हर मामले में। जनता भाई खिरोड़ी को बिठा देती और भाजपा कहती आप पीछे रही, हम करेंगे ये आंदोलन। भाजपा कहती हम लड़ेंगे आंदोलन। भाजपा कहती हम करेंगे सरकार की शिकायत। भाजपा कहती हम करेंगे बसपा पर आरोप। करती नहीं है। एक दो बोलते छोटे मोटे छुटपैये, इससे कुछ होता नहीं। संपूर्ण भाजपा की एक वाणी नहीं है, एक आवाज नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक दृष्टिकोण नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, एक आक्रमण नहीं है। इसलिए भाजपा मजबूत होकर भी कमजोर। ओके, एक सवाल और है जिसमें आपका भी इंडिविजुअल मामला भी जुड़ा हुआ है और ये अभी जाटों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया चुनाव के इस साल में, राजपूतों ने भी किया राजस्थान में और ब्राह्मण समाज भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में आप भी जैन समाज की राजनीति का परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यह खबर है कि अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच जो है उसके अध्यक्ष आपको बनाया गया है। ये क्या है और क्या आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जहां तक सामाजिक मीटिंगों का सवाल है, कोई संस्था मीटिंग कर ले, समाज की मीटिंग कर ले, समाज के लिए चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे जाटों का कुंभ हो, चाहे राजपूतों का कुंभ हो, चाहे मीणों का कुंभ हो, ये वहां तक उचित है जहां तक समाज की रक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज के विकास, सामाजिक कुरीतियों को अंत करने के लिए इनका उपयोग किया जाए। मगर कुछ ऐसे सिलसिले लोग हैं जो इस सभाओं में नेतृत्व को पैदा करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कितने ब्राह्मणों के सम्मेलन हो गए कि एक भी हरिदेव जोशी या जनरल नियाज पैदा हो सका? इतने जाटों के सम्मेलन हो गए कि एक भी नाथुराम मिर्जा या बलराम जाखड़ पैदा हो चुका? अरे एक हनुमान बेनीवाल भी पैदा हो चुका क्या? कितने राजपूतों के आंदोलन हो गए, एक भी कल्याण सिंह कालविया भगत सिंह पैदा नहीं हुआ। इन सभाओं का अर्थ वोट बैंक नहीं है। इन सभाओं को करने वाले लोग आपस में नेतृत्व की संघर्ष कर रहे हैं, पैसे निकल मिलता नहीं है, उन सबको गलतफहमी है। मैं अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं आपसे एक बात, कल मैं जैनों की मीटिंग बुलाऊं। जैन और वैश्य तो इतना ज्यादा इस प्रदेश में, औरों को तो लोगों को लाने की जरूरत पड़ती है। वैश्य समाज तो स्वयं अपने खर्चे से आ सकता है। केवल अकेले जयपुर में 10 लाख के आसपास वैश्य हैं, 3.5-4 लाख तो जैन है, 2-3-4 लाख अग्रवाल महेश्वरी हैं, तो 10 लाख तो ही इकट्ठे हो जाएंगे। इस सभा में क्या होता है, मुंह था हम 50,000 इकट्ठे हो गए। 50,000 तो एक बाजार की संख्या होती है। अब 1 लाख हो गए तो कौन सी नौकरी तेरा होगी? 5 लाख हुए तो कौन सी नौकरी तेरा होगी? 7.5 करोड़ की जनता में इन लाखों की भीड़ का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब सामाजिक बैठ के ये कहती है यस हम समाज के उत्थान के लिए एक हैं, आई अप्रिशिएट। जो कहते हैं सामाजिक एकता के लिए एक है, आई अप्रिशिएट। जो कहते हैं समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए भी एक है, देन ऑल्सो आई अप्रिशिएट। पर इसका राजनीतिक लाभ नहीं होता है। मुझे भी लोगों ने कहा है कि आप जैन समाज का ही बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? कि वैश्य समाज का सम्मेलन बोलो, क्यों बुलाऊं? हर वैश्य और जैन समझता है उसको कहां जाना है, हर जाट जानता है कि उसको किसे वोट देना है, और ब्राह्मण जानता है उसे किसे वोट देना है। ये तो केवल छुटपुट के नेता मिलकर के अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए इन सभाओं की पीठ पर बैठ करके, इन सभाओं की सवारी पर बैठ करके अपनी मूंछों पर दाव देते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं, बिना किसी शर्त के, जिस दिन यहाँ पर संतारा के विरोध में आंदोलन हुआ था, एक दिन में 1 लाख जैन इकट्ठा हो गया था, केवल जैन। तो हम तो 2-3 लाख को समझते ही नहीं हो। पूरे बाजार भरे पड़े हैं, हर बाजार में वैश्य है, हर बाजार में जैन है, हर बाजार में वोट है। एक बनिए की दुकानदार 5 वोट का मालिक होता है, वो भी होता है, उसका मुनीम भी होता है, वजन उठाने वाला, वजन तोलने वाला होता है, वो उधार देता है वो भी होता है, माल खरीदता है वो भी होता है, बेचता है वो भी होता है। हम ऐसी संख्या भी नहीं जाते। इसलिए मैं नहीं मानता कि वैश्य समाज को इतना बड़ा आंदोलन करना चाहिए। हम तो अपने आप में बहुत ज्यादा है। 40 लाख तो केवल वैश्य है राजस्थान में। हम संख्या की गिनती करते हैं। पर एक बात पूछोगे सुभाष जी कि हमारी जनसंख्या में नाम क्यों नहीं आता, मैं बता रहा हूं।
हम 10,000 सिंह भी हैं, हम में से कोई आदमी जैन नहीं लगाता, हम सब सिंह भी लगाते। पाटनी कितने हैं दिगंबर समाज के? कोई पाटनी जैन नहीं लगाता, पाटनी लगाते हैं। कोई आदमी जात लगाता है, मेहता सारे मेहता लगाते हैं, लोढ़ा सारे लोढ़ा लगाते हैं, अग्रवाल सारे अग्रवाल लगाते हैं। इसलिए हमारी जनसंख्या कम है। जिस दिन वैसे दिमाग को अकल आ जाएगी कि एक अपनी जाति के नाम के पहले अपना सरनेम लगाए, तब मालूम 3.5 करोड़ केवल जैन है भारत में, 40 लाख जैन केवल राजस्थान में है। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट पे आंकड़ा दे सकता हूँ आपको, पर हमको बहुमत दिखा करके धमकाने की आदत नहीं है। हमारे नेता स्वतः पैदा नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई जरूरी है कि हर जैन महात्मा गांधी बन जाएगा, कोई जरूरी है कि हर जैन केजरीवाल बन जाएगा, कोई जरूरी है कि हर वैसे जयप्रकाश नारायण बन जाएगा, कोई जरूरी है कि हर वैसे राम मनोहर लोहिया बन जाएगा। नेता भाग्य से, बुद्धि से, व्यक्तिगत उपलब्धि से बनते हैं, समाज के होलसेल व्यापार से नहीं बनते हैं। यही मैसेज मैं चाहता हूं। मगर मैं इन आंदोलनों, इन सभाओं की प्रशंसा करता हूं। ये समाज का उत्थान करे, समाज का विकास करे, समाज की कुरीतियों को हटाए, समाज की मदद करे, समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाए, आगे आने वाले वर्ग को समृद्धि दे, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। राइट, तो आपने सुना, ये हैं चंद्राजीत सिंह भी, राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव है और पूर्व मंत्री रहे हैं। चंद्राजीत सिंह भी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, आपने सत्य वचन कहने का मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।